हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज बेटा हम प्रिज्म पर एक वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। और ये अपने बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि आप जो लास्ट ईयर के पेपर उठाओगे जेईई मेंस और नीट के, तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे प्रिज्म के। तो आप समझ सकते हो प्रिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे नीट का देखो, जेईई मेंस का देखो, एडवांस का देखो, प्रिज्म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस प्रिज्म पर मैं 2 क्लासें बनाऊंगा। एक आज की क्लास रहेगी बेटा अपनी, और आज की क्लास हो सकता है 1-1.5 घंटे तक बने, लेकिन इसके जस्ट बाद जो क्लास होगी वो कम से कम 2.5 घंटे की क्लास होगी। तो ये 2 क्लास अच्छे ढंग से समझने के बाद आप बेटा जी चाहे जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिज्म। तो देखो जो ये प्रिज्म होता है ये क्या होता है, तो मैं कुछ चीज़ें बोलो ध्यान में रखना। तो ये जो प्रिज्म है हम अपनी भाषा में इसको क्या बोल देते हैं बेटा कि ये एक वस्तु है, ठीक है। हम अपने वास्तविक जीवन में इसको एक वस्तु बोलते हैं, और जाहिर सी बात है बेटा ये एक वस्तु भी है। और आपने इसकी शेप भी देखी होगी बेटा, जो प्रिज्म होता है उसकी शेप कुछ यूं होती है ना, ये ऐसी स्कल देखी है ना बेटा आपने प्रिज्म की, आपके स्कूल के अंदर लैब वगैरह के अंदर मिल जाता है। ये होता है प्रिज्म। कहने का मतलब यूं ऐसे, ये और ये, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म होता है ये एक वस्तु है। अपने दैनिक जीवन में हम सीधा वस्तु बोलते हैं, लेकिन ये प्रिज्म होता है वो याद रखना होता है, ये एक पारदर्शी माध्यम है बेटा जी। 1 नंबर बात तो ये याद रखना। अब सुनो ध्यान से, ये पारदर्शी है, ये प्रिज्म है जो, इसके चारों ओर यहाँ पे क्या है बेटा एयर है, वायु है। तो यहाँ वायु है, और ये जैसे मान लो पारदर्शी माध्यम कांच की बात कर लो बेटा, तो देखो यहाँ माध्यम क्या हो रहे हैं, एक ये बदल रहे हैं। और जब बेटा मीडियम बदलता है तो आपने सुना है अपवर्तन होता है। तो जो प्रिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक अपवर्तन ही है, ठीक है। जो आपने पीछे अपवर्तन पढ़ा वैसे ही एक अपवर्तन है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो ये टॉपिक अलग बना दिया। बाकी ये अपवर्तन का ही पार्ट है। कैसे सुनो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। ये जैसे एक मीडियम था ना, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के बाद अपनी क्लास लग रही है ना बेटा, तो ऐसा हो सकता है पता नहीं है कि इन किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। ये अब देखो ध्यान से, ऊपर एयर है बेटा और नीचे वाटर है इसके अंदर। तो देखो आपने ये भी सुना है कि ये और ये 2 पारदर्शी माध्यम है। इन 2 पारदर्शी माध्यमों को ये पृथक करने वाले स्तेन आ रहे, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, अपवर्तक सतह, या इसको बोल देते हैं अपन अपवर्तक पृष्ठ बोल देते हैं, ठीक है। और आपने पहले देखा था एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, ये क्या था, नॉर्मल था, और एक अपवर्तित किरण ऐसे जा रही थी, ये आई था ये आर था। ये अपवर्तन देखा था आपने पीछे, मैं समझा नहीं रहा बता रहा हूँ। एक आपने ऐसा देखा था रे, एक ऐसे कांच की सिल्ली है बेटा, पीछे की क्लासों में ये आप देख चुके हो। एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल था, फिर ये ऐसे गई ऐसे ऐसे, ये डी, ये देखा। तो देखो यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ था क्योंकि एक अपवर्तक सतह थी। यहाँ पर कितनी अपवर्तक सतह बेटा, 2 अपवर्तक सतह। कौन कौन सी, एक ये वाली देखो यहाँ पे अपवर्तन हुआ है, और एक यहाँ पे अपवर्तन हुआ है, ये देखो। तो हमने यहाँ पर जो अपवर्तन देखे, एक तो एक सिंगल सतह से देखा, सरफेस से, अकेले सरफेस से, और फिर हमने 2 सरफेस, जैसे देखो यहाँ पे वायु कांच, फिर यहाँ पे कांच वायु, तो ये देखो 2 अपवर्तक सतह थी, 2 बार क्या हुआ अपवर्तन, ये भी देख चुके हैं अपन,
ठीक है ना बेटा। तो हम दो सतह से अपवर्तन भी देख चुके हैं, ये आपको बताए। लेकिन जो कांच की सिल्ली थी वहां पे हमने चर्चा की थी रे कि ये जो बेटा ये अपवर्तक सतह और ये अपवर्तक सतह ये आपस में क्या है, समांतर है। ऐसी बात हुई थी या नहीं हुई थी? तो हम ऐसी अपवर्तक सतह दो जो आपस में समांतर है, जो सिंगल सरफेस है, उससे हम अपवर्तन पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार प्रिज्म से भी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। तो फिर प्रिज्म एक ऐसी वस्तु है, अपन ने बोला एक पारदर्शी माध्यम है, सीधी सी बात है, जिसके आर पार देखा जा सके, है ना बेटा। तो मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। अब सुनो दूसरी बात बेटा, इसकी जो सतह होती है ना वो समतल होती है, ये याद कर लो। सतह क्या होती है बेटा, इसकी सतह होती है वो क्या होती है, समतल होती है। एक चीज ये याद रखना, समतल सतह होती है। कैसे, सुनो, ये वाली सतह और ये वाली सतह ऐसे ही तो है। तो ये सतह और ये सतह ऐसे है ना रे, ये सतह, तो ये सतह समतल ही तो है ना बेटा, ये वाली। बस ये ऐसे झुकी हुई है ये। फिर एक बात आप और याद रखना बेटा कि जो ये प्रिज्म होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है, इस पूरे मीडियम का, इस पूरे पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना बेटा, वो क्या रहता है, समान रहता है, बदलता नहीं है। ये नहीं कि कुछ पार्ट का √3 कुछ का √2 नहीं रहे, अपवर्तनांक भी समान रहता है। और बेटा ये सॉलिड भी होता है, ठोस भी होता है, ये भी याद रखना। इतनी चीजें होती है इसमें। तो वैसे हम ऑप्टिक्स के अंदर जो फील लेते हैं, जो प्रिज्म के फॉर्मूले लगाते हैं, जो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं? तो आप इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो सुनो बेटा, सुनो ध्यान से। इधर एयर है बेटा, और मान लो ये ग्लास का बना है, प्रिज्म ग्लास का। तो वायु और कांच को ये पृथक करने वाली सतह नहीं है क्या रे, ये वाले है। अब देखो इधर देखो, वायु से कांच, फिर कांच से वायु, तो एक सतह ये नहीं है क्या? अब देखो ये सतह और ये सतह दोनों इस कोण पे झुकी हुई है। इसको मैं आसान बना रहा हूं, ऐसे देखो, ये दोनों इस कोण पे झुकी हुई है, ये देखो। और ये सतह कैसी है, समतल सतह। तो देखो कुछ कोण है, ये जो भी एंगल है थीटा, तो इस कुछ कोण पर झुकी हुई है जो समतल सतह है, ये वाली। इन समतल सतहों से इसके अंदर यहां पर जो घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है, कुछ कोण पर झुकी हुई दो समतल सतह है, इसके अंदर ये जो घिरा हुआ, ये अंदर का जो ये पारदर्शी माध्यम है ना, ये वाला, ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। ठीक है बेटा। और ये समतल सतह कौन सी है, अपवर्तक है। इसको अपवर्तक क्यों बोला, क्योंकि ये बेटा अपवर्तन करवाएगी, क्योंकि यहां से यहां जाएंगे तो समतल अपवर्तक सतह और ये भी समतल अपवर्तक सतह। प्रिज्म के बारे में आप देख चुके हो। अब आप बोलोगे कि सर कांच की सिल्ली ऐसे थी, देखो रे ऐसे, तो इसके अंदर भी क्या थी बेटा, समतल सतह थी, ये। तो ये सतह और ये सतह कुछ कोण पर झुकी हुई थी, क्या रे, ये तो पैरेलल थी, इसके अंदर ऐसे झुकी हुई है, तो ये प्रिज्म है। ठीक है। बाकी इसमें अब अपन मेन बातें पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इस प्रिज्म का जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। अब ध्यान से समझना आप। यहाँ एक बात आती है बेटा कि मैंने बोला प्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो कुछ कोण पर झुकी हुई सतह, कुछ कोण पर झुकी हुई क्या बेटा जी, जो सतह, हाँ काफी टाइम बाद अपन ये बना रहे हैं बेटा, मैं इसको आसान सा बना के दिखा देता हूँ ना। चलो एक बार तो ऐसे ही बना लेते हैं, ये लो और ऐसे ये लो, ये।
तो ये वाली सतह और ये वाली सतह इस कोण पे झुकी हुई है, इसको आप प्रिज्म बोलोगे, इस वस्तु को आप प्रिज्म बोलोगे। इसका आसान डायग्राम मैं बना देता हूं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। अब इंक्लाइन प्लेन से लाइट जानी चाहिए। देखो एक प्रकाश किरण है, ऐसे गिरी बेटा वो प्रकाश किरण आपती तो इस पे, आगे बताऊंगा क्यों होता है। ये नॉर्मल, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये नॉर्मल, फिर ये ऐसे जाएगी। तो ध्यान से सुनो, ये जो प्रकाश किरण है ये वाली, ये इस सतह से निकली है, इस अपवर्तक सतह से निकली है बेटा, बाद में इस अपवर्तक सतह से भी निकली है, और ये इस कोण पे झुकी हुई थी, इस कोण पे। ये दोनों सतह इस कोण पे झुकी हुई थी, इस पे गिरी और इससे निकली है। तो यहां पे किसका कॉन्सेप्ट लग सकता है बेटा? प्रिज्म का। तो अब आप बोलोगे सर ये तो प्रिज्म ही है, तो इसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट ही तो लगेगा। रुको बेटा एक बार, देखो ये एक कांच की सिल्ली है बेटा, क्या ये कांच की सिल्ली है ऐसे। तो आपने जब मैंने आपको कांच की सिल्ली पढ़ाई थी तो उसके अंदर आपने ऐसा देखा था बेटा कि ये सतह और ये सतह दो अपवर्तक सतह, यहां पे एयर, यहां पे क्या है बेटा? ग्लास। तो ये सतह और ये सतह दो क्या है? अपवर्तक सतह। तो ध्यान से सुनो, हमने देखा था एक लाइट रे ऐसे गई, ये नॉर्मल था बेटा, ये अभिलंब की ओर झुकी, फिर ये नॉर्मल था, ये वापस ऐसे गई, और ये आपतित और ये दोनों आपस में क्या थी? समांतर थी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट किसका है? स्लेब का है। यहां पे कॉन्सेप्ट किसका है बेटा? स्लेब का होगा, यानी कांच की सिल्ली का या कांच की पट्टी का बोल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब लाइट रे दो समांतर अपवर्तक पृष्ठों से जाती है तब कॉन्सेप्ट लगता है स्लेब का। अब देखो यहां पे ये प्रकाश किरण है, ये एक तो ये अपवर्तक सतह और एक ये वाला जो अपवर्तक सतह है, इन दोनों से नहीं जा रही क्या रे? इससे और इससे जा रही है कि नहीं? तो ये दोनों से जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो समांतर अपवर्तक सतहों से जा रही है, तो ये क्या, किसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे? स्लेब का लगेगा। समझे ना बेटा? अगर लाइट रे ऐसे जाती यूं, फिर ऐसे जाके फिर ये यूं जाती। अब मेरी बात सुनो, ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ही है ना रे? ऐसे देखो ध्यान से बेटा, ये तो लाइट गई है, इससे ऐसे गई है, फिर यूं। तो देखो ये प्लेन यानी ये समतल और ये समतल किसी कोण पे झुकी है ना, चाहे वो 90 डिग्री हो, लेकिन है तो एक एंगल पे। देखो ये 90 ऐसे, इसको ऐसे करो, प्रिज्म वाली फील नहीं आ रही क्या बेटा? क्या ये सतह और ये सतह समांतर है क्या? नहीं है। तो देखो जब लाइट रे इस सरफेस पे गिरे और इस सरफेस से निकले और ये आपस में क्या नहीं है? समांतर नहीं है बेटा। तो यहां कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? प्रिज्म का। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो वस्तु प्रिज्म हो बेटा, बस वो जिन अपवर्तक सतहों से निकल रहा है प्रकाश किरण जिन दो अपवर्तक सतहों से निकल रहा है वो कुछ कोण पे झुकी होनी चाहिए, यानी इस टाइप से। फील आया? तो ये प्रिज्म है, वरना ये क्या है बेटा? स्लेब है, ग्लास है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ बेटा, कंटिन्यू चल रहा है क्या? कहीं ऐसे ही क्लासें? हाँ चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये नया मार्कर है ना बेटा यही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर अपने को क्लास में बार बार दिक्कत नहीं होगी ना, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं फिर, है ना। अब देखो, हाँ अब नहीं रुकने वाला ये, इतनी बातें तो आप समझ चुके हो ना। अब ध्यान से सुनो,
आज जो इम्पोर्टेंट बात होने वाली है वो एंगल ऑफ प्रिज्म की बात होने वाली है। उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण के नाम से भी जाना जाता है प्रिज्म का। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा बेटा जी किसकी, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल मिलते हैं और जिस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे वो आज मैं आपको करवाऊंगा, तो ध्यान देना। हाँ, ये नहीं रुकने वाला। अब मामला किसका है बेटा जी, प्रिज्म कोण का है। ये क्या होता है ध्यान से सुनो। अब मैं प्रिज्म को थोड़ा आसान बना लेता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा। ये लो ये लो ये लो, ये प्रिज्म है, ये 50 डिग्री का कोण है बेटा। मान लो ये 60 डिग्री का है और ये किसका है, 70 डिग्री का। अब यहां पे मैं आपको प्रिज्म कोण बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये एयर है, मान लो ये प्रिज्म बना है किससे, ग्लास से, और इधर क्या है बेटा, एयर, यानी एयर में ही तो रखा है ना रे प्रिज्म। अब ध्यान से सुनो बेटा, इस पे लाइट रे ऐसे गिरी यूं, तो वायु और कांच को पृथक करने वाला ये अपवर्तक है। अभिलंब हमेशा कैसे खींचते हैं अपन, ऐसे, जो इसके साथ 90 बनाए। तो ये लाइट रे ऐसे गिरी, ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ बना रही है, आपतन कोण आई बना रही है कि नहीं, आप जानते हो। इसको जाना ऐसे था सीधा, अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये सीधा जाता ना रे, लेकिन ये एयर से ग्लास में जा रहा है यानी विरल से सघन में, तो ये जो नॉर्मल है ये इसकी ओर झुकेगा, ये ऐसे ऐसे झुक गए। फिर यहाँ पे भी नॉर्मल बनाओ बेटा ऐसे, ये भी देखो अपवर्तक सतह ग्लास वायु, ये भी 90, तो इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था। ये अभिलंब है तो जाना ऐसे था, लेकिन सघन से किस में जा रही है, विरल में, तो ऐसे नहीं जाएगी, ये अभिलंब से क्या हटेगी, दूर, ऐसा आप जानते हो। ये था, तो ध्यान से सुनो। ये जो प्रकाश किरण है वो प्रिज्म के इस फलक पे आपतित हुई है और प्रिज्म के इस फलक से क्या है बेटा, निकली है। तो ध्यान से सुनना, प्रिज्म के जिस फलक पे प्रकाश किरण आपतित हो और जिस फलक से प्रकाश किरण निर्गत हो, उन दोनों फलकों के बीच जो कोण बनता है ना बेटा, ये क्या होता है, प्रिज्म कोण। तो इस लाइट रे के लिए प्रिज्म कोण कितना होगा, 50 डिग्री। समझ गए। हाँ, अगर लाइट रे ऐसे निकलती, ऐसे, यानी इस फलक पे तो आपतित हुई है, प्रिज्म के इस फलक पे तो आपतित हुई है और प्रिज्म के इस फलक से निर्गत हुई है, तो इन दोनों फलकों के बीच जो एंगल बना है वो 70 नहीं बना क्या, तो इस लाइट रे के लिए क्या होता है, ए प्रिज्म कोण 70 होता है। प्रिज्म कोण को ए से दिखाते हैं। अगर जाती ऐसे लाइट रे यो 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 ऐसे, तो देखो इस फलक पे तो लाइट आपतित हुई है और इस फलक से क्या निकली है बेटा, बाहर निकली है, तो इन दोनों फलकों के बीच जिस पे लाइट गिरे और जिससे निकले उन दोनों के बीच एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ प्रिज्म कोण कितना है रे, 60 डिग्री। तो आप समझ गए ना कि प्रिज्म के जिस फलक पे प्रकाश किरण आपतित होती है और जिससे निर्गत होती है, उन दोनों फलकों के बीच जो ये कोण बनता है, ये क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। ठीक है ना बेटा। अब जैसे मैं कांच की सिल्ली की बात करता हूं, ये अब देखो, जैसे अपने 11th में भी बात की थी ना बेटा, ये प्लेन और ये प्लेन इंक्लाइन प्लेन है ना ऐसे, तो देखो इससे लाइट गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई है कि नहीं, तो देखो इस फलक पे तो आपतित हुई है और इससे क्या हुई है, निर्गत हुई है। ये वस्तु तो क्या है, कांच की सिल्ली है, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना बेटा, वो कौन सा लगेगा रे, प्रिज्म वाला। ठीक है, स्लेब का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब लाइट रे पहले अपवर्तक सतह पे तो गिरे और जिससे निकले वो दोनों क्या होने चाहिए, समांतर। तो यहां पे प्रिज्म कोण बता दो। देखो कांच की आयताकार स्लेब है ना बेटा, ये तो ये 90 का नहीं है क्या रे, हाँ लाइट रे इससे गिरी है और इससे निकली है,
कोई दिक्कत वाली बात, मैंने यहाँ पे मोड़ा नहीं, ऐसे ही बताया है। इस पे गिरी है और इससे क्या हुई है, निकली है, तो यहाँ पे प्रिज्म कोण कितना है रे, 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर चलो कोई बात नहीं, ये जो स्लेब है, क्या बेटा, ये जो स्लेब है ये काम कर रही है किसका, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या प्रिज्म भी स्लेब का काम करता है, जैसे प्रिज्म स्लेब अपवर्तन दिखाती है, क्या वैसे प्रिज्म भी दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है बेटा। सुनो, स्लेब का कॉन्सेप्ट लगने के लिए जरूरी है कि दोनों अपवर्तक सतह क्या होनी चाहिए बेटा, समांतर। 1 मिनट अभी बताता हूं मैं आपको क्या होना चाहिए बेटा, समांतर। धीरे धीरे काफी दिनों बाद बेटा क्लास लगाई है तो धीरे धीरे हैबिट बनेगी, अपने वीडियो अच्छे बनते जाएंगे और मेरे को क्लास में जो मार्कर वगैरह हैं थोड़े नए भी लेके आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे ये प्रिज्म है ना बेटा, तो देखना रहे आप, ये ध्यान से सुनो, इससे लाइट गिरी यूं फिर यूं गई, वो अलग बात है, ये प्रिज्म कोण था। लेकिन इस सरफेस पे लाइट गिरे ऐसे, जैसे ये है देखो प्रिज्म, तो प्रिज्म के आगे वाली सतह ये हो गई बेटा और पीछे वाली सतह ये। तो कभी भी आप अपने स्कूल के अंदर लैब में देखना, तो जो प्रिज्म होता है, जो आगे वाला सरफेस होता है और जो पीछे वाला सरफेस होता है, कभी देखना ऐसे झुका हुआ तो है रे, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस, ये वाला सरफेस और ये पीछे वाला ये सरफेस समांतर होता है। तो जब लाइट रे ये है तो प्रिज्म पे ऐसे गिरेगी ना लाइट रे, तो इस सरफेस पे गिरेगी और इसके पीछे जो समांतर है उससे निकलेगी, तब वहां पे प्रिज्म का तब वहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा किसका बेटा, स्लेब का लगेगा। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म बेटा एक सोच है। अगर हम ऑप्टिक्स का फील्ड में तो बोल रहा हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म, एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्रकाश किरण है वो दो समतल अपवर्तक सतहों से निकले, दो समतल अपवर्तक सतहों से, ये और ये, पर होना क्या चाहिए, वो दोनों इंक्लाइन प्लेन पे यानी कुछ कोण पे झुके होने चाहिए, तभी हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे, आप प्रिज्म कोण समझ चुके हो, प्रिज्म कोण को ए से डिनोट करते हैं बेटा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ विचलन कोण के बारे में, ठीक है। और विचलन कोण पे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद विचलन कोण, क्या सही चल रहा है अपना वीडियो, हाँ सही चल रहा है ना बेटा। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, विचलन कोण के बारे में बात करते हैं। तो अब देखना आप, अब आप बोलोगे कि यार सर स्लेब और इसके बारे में बता दिया, चलो मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने को ये ऐसे दे दें, ये डराने के लिए दे दें, जे मेंस नीट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे देते ना बेटा, ये यों, ये, ठीक है। अब लाइट रे इस पे गिरी यों ऐसे, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, यहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा आप बता सकते हो क्या, ठीक है ना, मैं बताऊं क्या, यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा जी किसका, प्रिज्म का। आप समझ चुके हो प्रिज्म का, क्यों, क्योंकि देखो जिस फलक पे आपतित हुई है और प्रिज्म के इसके जिस फलक से निर्गत हुई है, ये फलक और ये फलक यो नहीं है क्या, इसको ऊपर की ओर बढ़ा के देखो, यानी ये दोनों फलक क्या नहीं है, समांतर नहीं है बेटा। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा, प्रिज्म का। या फिर कोई डायमंड वगैरह किसी की स्ट्रक्चर ले लो, चाहे ऐसे 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 कोई भी स्ट्रक्चर हो, लाइट रे यों गिरी बेटा, फिर यों, फिर यों, यहां पे भी किसका लगेगा, प्रिज्म का, क्योंकि ये और ये सतह इस एंगल पे झुकी हुई है ना। तो आप समझ चुके होंगे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट कहां कहां लगाना है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें यहाँ पे,
यानी बेटा जी विचलन कोण की बात करें तो ध्यान से देखना और समझना, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं कम से कम 3 या 4 आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाने वाला हूँ। पहले विचलन कोण बताऊंगा और उसके बाद अपन पतले प्रिज्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मामला है बेटा जी विचलन कोण का। ये विचलन कोण क्या होता है, इसकी बात करें अपन तो ध्यान से सुनो, कितने कोण से वो विचलित हुआ है। तो पहले तुम आपको सीधी सीधी भाषा में बता दो बेटा, कोई लाइट रे ऐसे जा रही है प्रकाश किरण, इसको जाना ऐसे था, ठीक है, और ये प्रकाश किरण यूं जाते जाते ऐसे चली गई, समझे हो कि नहीं। इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे था लेकिन ऐसे चली गई, तो इसका विचलन कोण कितना है, इसका विचलन कोण है ना बेटा ये होता है थीटा, समझ गए। यानी यों से यों, ध्यान से देखो, यों से यों, यानी इधर से इधर घूमी है, ऐसे घूमी है ना बेटा, और जब ऐसे घूमा है मामला तो ये विचलन कोण कैसे है, क्लॉकवाइज है, काम आएगा ये क्लॉकवाइज ऐसे। अब ये लाइट रे जा ऐसे रही थी बेटा, जाना ऐसे था, अगर ये यों चली जाती तो देखो जाना ऐसे था, यों ना जाके यों हो गई, ऐसे हो गई, तो इसका विचलन कोण इस साइड नहीं है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। कहाँ है ये, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है विचलन कोण। कितने कोण से वो डेविएट हो गई, विचलित हो गई, ठीक है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे बेटा जी प्रिज्म के लिए विचलन कोण, तो क्या होता है देखो ध्यान से, ये इसको मैंने बोला बेटा ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, प्रिज्म का ये फलक ए बी है, ये फलक ए सी है, और ये क्या है प्रिज्म। ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई लाइट रे इस पे ऐसे गिरी बेटा यों, ठीक, किस पर गिरी है, इस प्रिज्म के ये जो ए बी फलक है, प्रिज्म का जो ए बी फलक है इस पे प्रकाश गिरा है यों। इधर क्या है, एयर है, ये प्रिज्म मान लो किसका है, ग्लास का बना, तो यहाँ पे मीडियम चेंज, ये अपवर्तक है तो इसका नॉर्मल इसके साथ कितना बनेगा 90 का आप जानते हो। ये एंगल कितना है आई, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, एक मिनट बेटा, विरल से किस में जा रही है, ये सघन में, तो क्या होगा जब ये विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जाना इसको कैसे था, ऐसे था, लेकिन ये इधर चली गई, यानी ये जो अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अपवर्तन कोण नहीं होता क्या, अरे इसको अपन ने बोल दिया बेटा R1, नहीं समझे। अब देखो इसको जाना इधर था, इधर घूम गई, इधर किधर रे, इधर, देख लो यों से यों घूम गई ऐसे, तो विचलन नहीं हुआ क्या, हुआ है, क्या प्रिज्म के कारण विचलन हुआ है, नहीं बेटा, ये है प्रिज्म का जो ए बी फलक है ना, इसके द्वारा ये इतना विचलन है बेटा, ये वाला, और इसको अपन बोल देंगे डेल 1, इस पहले पृष्ठ के द्वारा विचलन ये है। अब ये लाइट रे ऐसे चली गई, अब इसका नॉर्मल कैसे होगा बेटा, ध्यान से सुनना, अपने ये देखो, ये नॉर्मल आप बनाना जानते हो कि अपवर्तक सतह के इस बिंदु पे लाइट गिरी, तो यहां से एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो इस सतह के साथ क्या बनाए 90 का, ये बेसिक सी बातें। अब ध्यान से सुनो, ये लाइट इस पे गिरी, तो देखो इस फलक से तो ये अपवर्तित हुई है, लेकिन इस पृष्ठ पे तो ये आपतित हुई है, तो इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण है, तो ये अभिलंब के साथ इसके साथ जो कोण बनाएगी, ये आपतित किरण इसके साथ आपतन कोण, लेकिन मैं यहाँ पे आपतन कोण को R2 से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये प्रकाश किरण कांच से किस में जाएगी, वायु में, यानी सघन से किस में जाएगी,
विरल में, तो इस लाइट रे को जाना तो ऐसे था, लेकिन ये जो अभिलंब है इससे दूर हटेगी, जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे चली गई। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण ये थी, ये तो प्रिज्म पे क्या हो रही थी, आपतित, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा जी क्या, आपतित किरण। ठीक है बेटा जी, ये हो गई आपतित किरण। ये देखो प्रिज्म से बाहर निकली है, इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, निर्गत किरण। ठीक है, ये याद रखना, जो निकली है उसको निर्गत किरण। अब ध्यान से सुनो, ये निर्गत किरण है, ये अभिलंब, देखो ये तो आपतित किरण की दिशा थी, अभिलंब तो ये, तो इस अभिलंब के साथ ये निर्गत किरण, ये वाली जो कोण बनाती है निर्गत कोण ई बना रही है, ये निर्गत किरण अभिलंब के साथ ई बना रही है बेटा। अब देखो यहां पे भी विचलन हुआ है, क्यों, क्योंकि देखो बेटा माध्यम चेंज हुआ है, विचलन तो होगा। हाँ, एक केस में नहीं होगा, जब लाइट रे अपवर्तक सतह पर 90 डिग्री के कोण पे पड़े, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से, ये देखो जाना ऐसे था, यों यों हो गई, यों से यों, ये जाना ऐसे था और यहां से ऐसे चली गई, ऐसे, तो ये है डेल 2। आप देखो बेटा डेल 1 यों से यों यानी क्लॉकवाइज, और ये यों, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये भी विचलन कोण है और ये भी विचलन कोण है, ये डेल्टा है। तो ये जो AC है, इस AC फलक के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा 2 है और ये डेल्टा 1 है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो इस प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण क्या होगा, इस प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा। ये लो, ये प्रिज्म, लाइट रे ऐसे गिरी, जाना ऐसे था लाइट रे को, ये तो आपतित किरण थी, जाना ऐसे था, लेकिन निर्गत किरण कैसे चली गई, ऐसे, ये देखो ऐसे निकल गई, ऐसे। तो जिस टाइम प्रिज्म पर जो प्रकाश किरण गिरी थी वो ऐसा जाना चाहती थी ना, लेकिन कंप्लीट प्रिज्म ने मिलके ऐसे निकाल दिया, तो देखो जाना ऐसे था बेटा और निकली ऐसे है, तो ये है इसका विचलन कोण डेल नेट। ये होता है डेल्टा नेट बोल दो इसको, ये होता है प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। समझ रहे हो, जाना यूं था, चली यूं गई, तो ऐसे कंप्लीट प्रिज्म के द्वारा। आप इसके डेफिनेशन अपने शब्दों में ऐसे भी बना सकते हो, देखो ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा है, ये देखो आपतित प्रकाश किरण की दिशा ये नहीं है क्या, तो ये देख लो आपतित प्रकाश किरण की दिशा ये रही, ये निर्गत किरण नहीं है क्या, तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है इसकी जो ये दिशा है, इसके साथ ये निर्गत किरण, ये वाली इसके साथ जो एंगल बना रही है ना बेटा, ये क्या है, विचलन कोण। ठीक है, तो विचलन कोण की परिभाषा आप दे सकते हो कि प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के द्वारा प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा के साथ बनाया गया कोण, ये क्या कहलाता है बेटा, विचलन कोण कहलाता है, डेल। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन भी अपन कर देते हैं और बिल्कुल आसान है, देख लेना, नीचे घुमाए तो क्लॉकवाइज, ऊपर घुमाए तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना, बड़े ध्यान से समझना प्रूफ, क्योंकि बेटा अपन फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालेंगे, अलग बात है। देखो अभी मैं यहां से निकालूंगा डेल्टा इज इक्वल आई प्लस ई माइनस ए, ये निकालूंगा और इससे अपन बहुत सारे सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं अच्छे लेवल के, वहां पे अपना बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं लेगा। तो हर बार ऐसा नहीं है बेटा कि फॉर्मूले से क्वेश्चन ही ले, नहीं, कॉन्सेप्ट से ही लेगा। तो कॉन्सेप्ट बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई लाइट रे ऐसे और ऐसे जा रही है, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा बेटा, आई होगा। ध्यान से सुनना, इसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं ना बेटा, ये लाइट रे जाना तो इसको कैसे था, ऐसे था, ऐसे, तो देखो ये और ये, तो ये आई है तो ये टोटल भी, ये भी क्या होगा बेटा, देख लो, ये लाइन
और ये लाइन, ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। तो यहां से देखो इधर आई, ये रहा आई, तो ये आई है, लेकिन इसका ये देखो बेटा, ये तो डेल वन है इसका, और ये देखो ये अपवर्तित किरणीय सबलम के साथ ये आर है, तो इतना R1 और इतना डेल वन और ये पूरा I है, तो I बराबर डेल वन प्लस R1 है। ऐसे ही देखो डेल टू देखे बेटा, तो ध्यान से सुनना, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ये कंप्लीट क्या है, E है। एक बार छोड़ो, ये ऐसे ये कंप्लीट E है, तो ये भी कंप्लीट क्या होगा, E होगा। ये छोड़ो एक बार, ये डेल्टा टू है तो ये भी डेल्टा टू होगा। ध्यान से सुन लो बेटा, ये डेल्टा टू है ना, तो इधर देखो बेटा, ये लाइन इसके साथ ये डेल्टा टू बना रही है, तो ये भी क्या होगा रे, डेल्टा टू। नहीं समझे बेटा, समझ चुके हो ना, ये डेल्टा टू तो ये भी डेल्टा टू, ये टोटल E, ये टोटल भी E, यहां से E क्या होगा रे, यहां से E होगा बेटा R2 प्लस डेल टू, यानी डेल्टा टू प्लस R2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, R1 निकाल सकते हो यहां से, या डेल वन भी निकाल सकते हो। डेल वन पहले पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, डेल वन निकाल के तो देखो, डेल वन क्या आएगा बेटा, I माइनस R1, देख लो डेल वन, R1 इधर गया, यहां से डेल टू निकालो तो R2 को इधर भेज दो, तो डेल टू क्या है बेटा, E माइनस R2। इसको मैं इक्वेशन दे दूं फर्स्ट और इसको इक्वेशन में दे दूं बेटा सेकंड। इतना तो आप समझ चुके होंगे, यहां से स्पष्ट दिख तो रहा है ना, मैं देख लेता हूं, हाँ सही दिख रहा है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो मैं यहां से एक चीज और लिख देता हूं कि जो प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल है, पूरे प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, ये जो इसके पहले फलक के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल वन था, और इसके जो दूसरे फलक के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण क्या था, डेल टू, इन दोनों के योग के बराबर होता है, यानी डेल क्या होता है, डेल वन प्लस डेल टू। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, सुनो, ये डेल टू है, ये डेल वन है, ये डेल है ना बेटा, तो सुनो, ये एक सीधी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा बना रही है 180 का, ये सीधी रेखा कितना बना रही है, 180 का। आपको पता है इतना डेल है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस डेल। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर डेल बोल रहे हैं, रियल में ये डेल्टा होता है बेटा, स्मॉल डेल्टा। ठीक है, तो देखो टोटल 180 का था, तो ये डेल्टा है, तो इतना 180 माइनस डेल्टा है, ये वाला। नहीं समझे है ना बेटा, या समझ चुके हो, टोटल 180, ये इतना बचा। अब देखो जो ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज, उनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ध्यान से सुना, जहां ये घूमे, ये एक त्रिभुज है ना रे, इस त्रिभुज का ये एंगल डेल वन, डेल्टा वन, ये 180 माइनस डेल्टा और ये डेल्टा टू, तीनों को ऐड कर दूं बेटा, तो ये क्या आएगा, डेल्टा वन प्लस इसको जोड़ा, फिर 180 माइनस ये 180 माइनस डेल्टा, ये प्लस ये। अब कौन सा एंगल रह गया, ये वाला, ये कितना है बेटा, डेल्टा टू। ये इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 180। अब 180 इधर जाएगा तो 180 माइनस 180 जीरो, यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा, ये जीरो हो चुका है, तो यहाँ से डेल्टा आएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। देख लो, इसको इधर भी चाहिए, यही तो मैंने लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो डेल्टा वन और डेल्टा टू का मैं मान यहां से 1 से डेल्टा वन का यहाँ
2 से डेल्टा 2 का यहाँ रख दो तो क्या आएगा देखो, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, i माइनस R1 लिखा ना बेटा, ये फिर किसका चिन्ह, प्लस का, डेल्टा 2 की जगह e माइनस R2 लिख दिया, प्लस प्लस को एक पास रख दो, ये लो i प्लस e माइनस का R1 और माइनस का i R2, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल i प्लस e, दोनों में क्या कॉमन ले लो बेटा, माइनस, तो क्या आया R1 प्लस R2 ये। अब देखो यहां से अपना यही तो निकालना था, i प्लस e तो आ गया, लेकिन माइनस का यहाँ पे a आना चाहिए, और आप समझ चुके हो ना बेटा कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या है, a है, लेकिन हम कैसे मान लें, और ये जो देखो प्रिज्म के इस फलक पे प्रकाश किरण आपतित हुई है और इस फलक से निर्गत हुई है, तो इस फलक के दोनों फलकों के बीच जो ये कोण बना है ना बेटा, ये यही तो प्रिज्म कोण होता है, और प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से। तो देखो यहाँ पे ए प्रिज्म कोण है, ये आई क्या था बेटा, आपतन कोण, ई निर्गत किरण ने जो अभिलंब के साथ बनाया था उसको बोला था हमने निर्गत कोण, बोला था कि नहीं, तो आपतन कोण, निर्गत कोण और प्रिज्म कोण। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ढंग से सुनना, इसको मैं इधर बढ़ा देता हूं बेटा, और इसको भी मैं इधर बढ़ा देता हूं, ये लो, इसको मैंने बोला T, ठीक है, इसको मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, इसको बोल दूं मैं P, इसको मैं बोल दूं Q, इस पॉइंट को बोल दूं R, और इस पॉइंट को बोल दूं S, P Q R S, बोला। अब देखो एक चतुर्भुज की बात करते हैं, ये देखो क्या है, A है बेटा, इधर भी ये ऐसे जा रहा है, ये लो। अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट Q है ये वाला, इससे ये ऐसे नहीं जा रहा क्या रे, ऐसे, क्यों, सीधी सी बात है बेटा, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो ये अभिलंब इसके साथ 90 ही तो बनाएगा ना, इस तय के साथ, ये रहा। इधर भी देखो ये नॉर्मल इसके साथ फिर से क्या बना रहा है, इधर ऐसे 90 ही तो बनाएगा, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। इधर देखो इसको अपन ने क्या बोला है, Q, इसको Q पॉइंट बोला है, इसको क्या बोला है बेटा, ये नॉर्मल वाला है, इसको R बोला है, और इसको क्या बोला है, T। देख लो A Q T R, A Q T R, यही तो है A Q T R। तो नॉर्मल के साथ ये टोटल 90, ये टोटल 90, ये 90, ये 90। तो सुनो, इसको मैंने बोला कोण A प्लस, इसको क्या बोला T प्लस, ये 90 और ये 90, तो 90 प्लस 90। इन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो A ये कोण प्लस ये कोण और ये 90 होने ही है, क्योंकि ये नॉर्मल थे। तो यहाँ बराबर क्या है बेटा, 360 डिग्री, तो 180 इधर जाएगा, तो 360 माइनस 180, तो यहाँ से A प्लस T कितना बचा बेटा, 180 डिग्री, ये आ गया, A प्लस T आया। अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात करता हूँ, देखो त्रिभुज की, ये तो इस त्रिभुज के अंदर देखो ये R1 है बेटा, ये R2 है बेटा, और ये T है। देख लो ऐसा ही तो है त्रिभुज, ये R1, ये R2 और ये T। ध्यान देना बेटा, इस सतह के साथ ये 90 है, इस सतह के साथ, इसके साथ ये 90 नहीं है। तो इनके तीनों कोणों का योग क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस T, ये भी कितना होता है 180। तो इन तीनों का भी 180 है बेटा, और इन दोनों का भी 180 है, तो बराबर तो रख सकते हो ना। मैंने बायो के बच्चों के लिए भी करवाया ये, वरना मैं सीधा सीधा 2 स्टेप में लिख देता, R1 प्लस R2 प्लस T इज इक्वल A प्लस T, क्योंकि 180 180 तो ये
और ये इक्वल है, दोनों को इक्वल ही तो रखा है रे। ये t इधर जाएगा तो t माइनस टी, इससे ये गया r1 प्लस r2 किसके बराबर है बेटा, a के बराबर है। तो यहां डेल क्या आ जाएगा, i प्लस e माइनस r1 प्लस r2a। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है ना बेटा, डेल्टा निकालने के काफी काम आता है, ये याद रखना ये बात। आप कुछ नहीं किया रे, आई और ई के कॉन्सेप्ट देख के डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाला है, फिर डायग्राम से देखा कि डेल्टा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल है, फिर हमने इसके मान रखे, फिर ये तो पता था कि आपतन कोण निर्गत कोण कितना है, फिर R1 और R2 R1 प्लस R2 निकाला है, एक तो चतुर्भुज लेके एक त्रिभुज लेके मान रखा है। ठीक है, तो ये था विचलन कोण कि प्रिज्म पे आपतित हुई थी, उसके बाद जब निकली है तो कितने कोण से विचलन हुआ, वो विचलन कोण है, ये था डेल्टा। अब ध्यान से सुनना, पहले छाप लो, वीडियो नीचे तक आ रहा है क्या, R1 प्लस R2 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है ना बेटा। अब देखो पॉज करके छाप लो, क्योंकि साथ साथ बेटा नोटबुक लेके बैठोगे या रफ कॉपी जो भी है जहां पे छापोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लियर भी होगा, क्योंकि जब साथ साथ लिखते हैं तो अपने अच्छे ढंग से, और फिर दोबारा जब अपने को ये टॉपिक पढ़ना होता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहती, वरना अपना उतना ही टाइम खराब हो जाता है। क्योंकि अब आप जब 1.5 घंटे के आसपास ये क्लास देखोगे मेरी, और बाद में भी अगर उतना ही टाइम लगे तो फिर ये फायदे वाली बात नहीं है ना बेटा, तब बोल रहा हूँ। तो ये था विचलन कोण की बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, विचलन कोण को लेके अपने पास, चलो मैं इसको भी साफ कर देता हूँ ना, विचलन कोण को लेके अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, उन बातों पे सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व होंगे, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान से देखना, ये A B C ये प्रिज्म है, एक लाइट रे ऐसे गिरी, ये नॉर्मल, ये आई, फिर ये गई ऐसे बेटा, ये क्या था R1, फिर ये गई ऐसे, इसको बोला R2, जो निर्गत हुई इसको बोला E, और ये जो आपतित किरण थी इसकी दिशा इधर थी, इसके साथ निर्गत जो कोण बना रहा था ये डेल्टा ये बना रहा था। तो अब अपने को प्रिज्म को लेके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, एक बात तो अपने को वो देगा A क्वेश्चन में अपने को प्रिज्म कोण मिलेगा, दूसरी बात इस प्रिज्म का अपवर्तनांक दे देगा, n दे दिया, a दे दिया, तीसरा अपने को क्वेश्चन में वो दे देगा आपतन कोण, ये दे दिया। तो अपने को क्वेश्चन में मिलेंगे प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और आपतन कोण, ये तीन चीजें मिलेगी। और अपने को यहां से पूछेगा कि E क्या है, निर्गत कोण कितना है, ये पूछ लेगा, और अपने को यहां से निकालना होगा डेल्टा कितना है, यानी विचलन कोण भी निकालना होगा, यानी निर्गत कोण भी निकालना होगा और विचलन कोण भी निकालना होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फिर कैसे ये प्रोसेस करेंगे, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, आप जानते हो कि यहां पर भी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है बेटा, अपवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इतनी बात आप जानते हो। और बेटा दुनिया में कहीं पे अपवर्तन हो रहा है तो वहां स्नेल का नियम लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ एक जगह अप्लाई नहीं होता, जब लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पे गिरे बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, वहां पे I और R 0 होता है, ये अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका ये जो सरफेस है इसको मैं बोलता हूं बेटा फर्स्ट सरफेस, और इस सरफेस को मैं बोल रहा हूं सेकंड सरफेस। तो हम कैसे निकालेंगे, सुनो, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल का लॉ लगा देते हैं, किस पे लगा देते हैं, फर्स्ट पे। अब मेरी बात सुनो, अपने को ये बोल दें क्वेश्चन कि ये प्रिज्म किस में रखा है रे,
एयर में, तो और क्वेश्चन में दे दे एयर का अपवर्तनांक 1 है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, लाइट रे इससे इसमें जा रही है, तो मैं आपको स्नेल का नियम एक बार फिर बता देता हूं, कोई बात नहीं जिन बच्चों ने वो चीजें नहीं देखी। ये ग्लास है, ये क्या है, एयर है, एयर का अपवर्तनांक n1 है, ग्लास का है n2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, लाइट रे ऐसे गई यो, ये नॉर्मल इसके साथ 90 बनाता हुआ, ये नॉर्मल होगा बेटा। आपतित किरण इसके साथ कितना बना रही है, आई बना रही है। आपतन कोण कितना बना रही है, आई। इसको जाना ऐसे था बेटा, लेकिन ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक गया और ये अपवर्तित किरण इसके साथ आर बना रहे हैं, जानते हो। अब जब स्नेल का नियम लगाते हैं तो मैंने आपको सीधा सा दिया है ना, ये आज वायर भी इधर उधर हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट डे होगा ही ना। अब देखो बेटा, स्नेल का नियम लगाते हैं तो लाइट रे किस माध्यम से जा रही है, n1 अपवर्तनांक वाले से, तो जिससे जा रहे हैं उसका अपवर्तनांक लिखा मैंने n1, जानते हो। फिर साइन, अब देखो n1 लिख रहा है, उसी मीडियम में एंगल कितना है, आई, n1 साइन आई इज इक्वल, कौन से मीडियम में गए, दूसरे में, दूसरे का अपवर्तनांक n2, ये n2, फिर साइन, दूसरे में एंगल कितना है, r, ये, जिसका अपवर्तनांक उसी माध्यम में कोण n1 साइन आई, जिसका अपवर्तनांक उसी माध्यम में कोण n2 साइन आई। अरे वही बात है ना बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल n2 अपॉन n1, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल n2 इसको बोलते हैं। ये तो सुना है ना, यही तो है, n2 को इधर n1 को इधर ऐसे लेके गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा मैटर है, फिर भी मैंने बता दिया। देखो फर्स्ट ये है यहां पे, तो देखो इस मीडियम से इसमें गई है, तो इस मीडियम का अपवर्तनांक अपने को दे दिया 1, n1 अपने को दे दिया 1। फिर साइन, अपवर्तनांक ये रखा है तो इसी का एंगल कितना है, आई, ये लो साइन आई इज इक्वल, ठीक है बेटा। फिर इससे इसमें गई है तो इसका अपवर्तनांक n, और यहां पे एंगल कितना है, r1, तो साइन r1। अब देखो मैंने क्या बोला, अपने को क्वेश्चन में a मिलेगा, n मिलेगा। देखो ये n अपने को दिया हुआ है, प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है, आपतन कोण I दिया है, जैसे साइन 60 दिया है, तो ये मान आपको पता होगा, ये मान आपको पता होगा, ये पता होगा, तो यहां से r1 निकाल लोगे आप, r1 निकाल लोगे। फिर आपको याद हो तो अभी अभी अपने एक डेरिवेशन किया था, r1 प्लस r2 इज इक्वल a, इन दोनों का योग a के बराबर है, अभी अभी देखा था, देख लो चाहे पीछे, ये देखा था। अब हमने r1 निकाल लिया, तो r1 का मान यहां पे रख दोगे, a क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो a का मान रख दोगे, a रख दिया, r1 रख दिया, यहां से आप r2 भी निकालोगे कि नहीं, r2 निकाल लिया। अब देखो अपने पास, फिर आप बोलोगे सर r1 r2 निकाल रहे हैं क्यों, अपने को तो E और डेल चाहिए ना बेटा, तो E निकालने के लिए अपने पास ये r2 होना चाहिए ना। अब देखो ये सेकंड सरफेस है ये वाला, तो सेकंड पर स्नेल का नियम लगा दो, इस सेकंड पे लगा दो। देखो तो देखो इसके लिए ये आपतित है, तो ये लाइट कौन से मीडियम से जा रही है, इससे, तो इसका अपवर्तनांक n, यहां से गई, यहां कोण कितना है, r2, तो n साइन r2 इज इक्वल, इसमें गई है, ये क्या है, एयर, तो एयर का अपवर्तनांक 1, और बेटा साइन क्या आएगा, n साइन r2 इधर, 1 साइन e, ये लो स्नेल्स लॉ लगाने लग गए। अब देखो ये 1 है, r2 आपने निकाल लिया, मान लो 30 40 कुछ भी हो, जैसे साइन 30 है तो साइन 30 का मान आप जानते हो, n आपको दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ये 30 जानते हो, ये निकाल लोगे तो यहां से साइन e का मान आ जाएगा, यहां से आप e भी क्या कर लोगे, निकाल लोगे।
तब R1 और R2 अपने को निकालना पड़ा। अब डेल अपने पास फॉर्मूला है बेटा डेल का I प्लस E माइनस ए। क्वेश्चन में अपने को I दिया हुआ है, A दिया हुआ है, देख लो। E अभी अभी निकाला है, E भी पुट कर दो, तो इस प्रकार हम डेल्टा भी निकाल लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, मैंने अभी अभी बोला था कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे, वो अलग बात है ना बेटा कि ये फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन हो जाएंगे, मैं करवा दूंगा। और जो फॉर्मूले से नहीं होंगे वहां पे हम बेसिक लेके चलेंगे ना। तो देखो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना क्या क्या करना है, और क्वेश्चन से ये बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और प्रिज्म बेटा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस और नीट में तो क्वेश्चन की हद हो गई। रे ऑप्टिक्स से, प्रिज्म से काफी क्वेश्चन उठाए हुए हैं पीछे, आप देख लो। और बेटा अगर आपके अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो चाहे वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ अपने इन 2 वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे प्रिज्म के कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आगे वाला थोड़ा सा लेक्चर अपना बड़ा हो जाए, 2.5 घंटे तक पहुंच जाए, 3 घंटे तक भी पहुंच जाए। आज वाला 1.5-2 घंटे में फिनिश करने की सोचेंगे। ये लो, ये लो, ये लो, ये प्रिज्म इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह, यानी इसमें ये बोला है कि इसका हर एंगल ये 60 डिग्री है, ये बोल दिया। और इन्होंने ये बोल दिया कि ये प्रिज्म रखा है एयर में। वैसे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होता है 1.00029, तो इसको अप्रोक्स अपन क्या बोल देते हैं 1, तो लगभग आंसर आ जाता है ना बेटा। तो इन्होंने ये दे दिया 60 डिग्री, तीनों इसके 60 के हैं। फिर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई लाइट रे ऐसे जा रही है यूं, तो देखो ये एयर से ग्लास या जो भी मीडियम है ये ऐसे, तो इन्होंने बोला ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दे दिया, और इन्होंने ये दे दिया √3, यानी जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है ना n, ये कितना दे दिया बेटा √3। ठीक है, तो सोचने वाली बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया है I कैसे, देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपको I दे दिया 60, आपको n दे दिया, अपवर्तनांक दे दिया √3। ठीक है, और प्रिज्म कोण भी आपके पास है, देखो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो इस लाइट रे को जाना ऐसे था बेटा, लेकिन ये एयर से ग्लास में जा रही है तो अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। ये क्या था R1, ठीक है ना बेटा, ये क्या था R1। ऐसे ही यहां पे देखो नॉर्मल इस तय के साथ, तो इस पृष्ठ के लिए आपतित, इसको अपन ने क्या बोला था बेटा R2 बोला था। ठीक है, तो इसको जाना ऐसे था, ये इस नॉर्मल से ऐसे दूर हट गई, इसको अपन ने बोला E। और आपतित प्रकाश किरण की दिशा इसके साथ जो बना रही है वो ये है डेल्टा, ये निकालना है अपने को, यहां से E निकालना है और डेल्टा निकालना है। नहीं समझे रे, निकाल लेंगे। तो देखो जब अपने को I दे दे, आपतन कोण दे दे, प्रिज्म का अपवर्तनांक दे दे और प्रिज्म कोण दे दे, प्रिज्म कोण का मतलब जिस फलक पे लाइट गिरी है और जिससे निकली है उन दोनों के बीच का कोण, यही तो है ना रे प्रिज्म कोण। तो यहाँ पे A कितना है 60 डिग्री। अगर आपको I दे दे, A दे दे और N दे दे, तो जैसे मैंने पीछे दोनों पृष्ठ पे स्नेल के नियम लगाए थे, इस प्रकार हम पूरी PhD कर सकते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, इस सरफेस को मैं बोल देता हूं बेटा जी फर्स्ट, इस सरफेस को मैं बोल देता हूं क्या सेकंड। अब अपना काम वही है, किस पे, फर्स्ट सरफेस पे नियम लगाना है, इस पे। तो इस मीडियम से जा रहे हैं तो एयर का अपवर्तनांक आप जानते हो कितना होता है 1, तो 1। फिर बेटा साइन, इस मीडियम में एंगल 60 है ना, तो ये रहा साइन 60 इज इक्वल, देखो इससे लाइट इधर गई है तो इधर का अपवर्तनांक √3, तो ये लो √3। फिर बेटा साइन
स्नेल का नियम इस बिंदु पे लगाए ना, तो 1 साइन 60 √3 साइन R1, √3 में ये आ रहा है ना, तो साइन R1। साइन 60 कितना होता है, देखो ये 1 है, इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है बेटा, आप जानते हो। इधर ये कितना है, √3 साइन R1, √3 से √3 ये 1/2, तो यहां से देखो साइन R1 क्या बचा, 1/2, √3 से √3 ये 1/2 बचा। साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब कोण कितना हो रहे, 30 डिग्री। तो यहां से अपने पास R1 आ गया 30 डिग्री, R2 निकाल सकते हैं। आप जानते हो बेटा R1 आ गया ना, आप जानते हो कि R1 प्लस R2 इज इक्वल A होता है, जो डेरिवेशन किया है उसमें अपने ये प्रूफ भी किया है। तो R1 आपके पास 30 है बेटा, R2 आपको ज्ञात करना है, क्योंकि E के लिए जरूरी है R2 निकालना। A आपको दिया हुआ है प्रिज्म कोण 60 ये, तो यहां से R2 देखो ये 60, ये 30 इधर माइनस, तो यहां से R2 कितना आया बेटा, ये भी आ गया 30 डिग्री। समझ गए, फिर से यार तार निकल गया ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छा फील तो आ रहा है ना बेटा। ये आ गया R2 30 आ गया। इसके बाद ये निकाले, तो देखो ये R2 अपने पास आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, ये भी क्या आ गया 30 डिग्री। तो अब सेकंड सरफेस पे लगाओ स्नेल का नियम, सेकंड पे, तो देखो इससे इसमें गई है, किससे गई है, इससे, इसका अपवर्तनांक प्रिज्म का √3 है, हर जगह इसका अपवर्तनांक बराबर √3। फिर साइन अपवर्तनांक इसका, तो इसी में एंगल R2 कितना है 30, तो √3 साइन 30 इज इक्वल। फिर ये लाइट रे इससे एयर में आ गई, तो एयर का अपवर्तनांक 1, अपवर्तनांक यहाँ का, तो ये साइन क्या बेटा E। अब देखो ये क्या है √3, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा, ये साइन E आ जाएगा। तो यहां से E कितना आया रे, देखो यहां से साइन E कितना आ गया √3/2, क्या ये साइन 60 का मान होता है, तो यहां से आपका E कितना आ गया 60 डिग्री। तो आपने ये निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा क्या होता है I + E - A, तो डेल्टा I कितना है, दिया है ना 60, ये लो, E कितना है निकालना है ना 60, A कितना है दिया है ना 60, तो ये यहाँ पे डेल कितना आया 60 डिग्री, और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्यों लिखा है, सुनो, ये लाइट रे ऐसे नहीं जा रही थी क्या, जाना ऐसे था, और यों जाते जाते यों नहीं चली गई क्या, तो यों से यों चली गई, यानी ऐसे ऐसे घूमी है बेटा, और ऐसे घूमी है, तो मामला है किसका, क्लॉकवाइज का। छाप लो बेटा, क्या अपना वीडियो सही चल रहा है बेटा, हाँ 1 घंटे 3 मिनट छाप सकते हो ना ये आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको ऐसे नहीं बोले ना कि प्रिज्म एयर में रखा है, तो आप मान लेना कि आसपास क्या है उसके, एयर है बेटा। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ बेटा, मजा आएगा, आप करते जाओ, क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो अब देखो एक क्वेश्चन और, एक प्रिज्म है बेटा, ये चलो मैं बड़ा बना देता हूँ ना इस बार, क्योंकि बच्चों को फिर दिक्कत होती है। चलो प्रिज्म तो, डायग्राम तो कम से कम बड़ा बना ही लेते हैं ना, स्पष्ट दिखेगा। और काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ तो आइडिया नहीं हो रहा ना कि कितना बड़ा डायग्राम स्पष्ट दिखेगा। चलो ये तो दिख ही जाएगा ना बेटा, अब माहौल मत बनाना कि नहीं दिखेगा। ये 75 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इस पे एक लाइट रे ऐसे गिरी है बेटा,
इस बिंदु पे, तो नॉर्मल ये इसके लंबवत, और ये कितना है 45 डिग्री अपने को देखना। इस बार ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक इसने दे दिया √2, और अपने से वही पूछ लिया। एक तो अपने से पूछा है इसने E, और एक पूछा है अपने से डेल। E और डेल्टा निकालो। डेल में बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, डेल्टा है बेटा, है ना। अब देखो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। अरे इस लाइट रे को जाना कैसे था, ऐसे था। एयर है यहाँ पे, एयर से इसके अंदर जा रही है, तो एयर से इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, तो ये सघन, तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी। तो ये जो नॉर्मल है ये अपवर्तित इसके साथ क्या बनाती है, अरे R1 बनाती है, आप सब जानते हो। ये सरफेस कौन सा है, फर्स्ट। तो इस बार मैं साथ साथ ही स्नेल्स लॉ लगा देता हूं। तो देखो फर्स्ट सरफेस में इसका अपवर्तनांक एयर है, तो 1, एन यहाँ पे 1, फिर बेटा साइन, इसका अपवर्तनांक कोण यही लेंगे ना, साइन कौन सा बेटा 45, फिर इससे इसमें गए हैं तो इसका अपवर्तनांक √2, ये लो √2, फिर साइन, इसका अपवर्तनांक तो यही एंगल साइन R1, 1 साइन 45 √2 साइन R1, ये तो 1 इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है बेटा, और इधर ये क्या है √2, इधर क्या है बेटा साइन R1 है, तो ये √2 इधर जाएगा, तो 1 1 1 और √2 और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 मल्टीप्लाई होने के बाद 2, तो ये आ गया बेटा साइन R1। साइन थीटा का मान हाफ कब होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ से R1 अपने पास क्या आ गया बेटा 30 डिग्री, वही बात है, ये R1 आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब ये लाइट रे यहाँ से गिरेगी बेटा, लाइट रे कहाँ से गिरेगी, यहाँ से, तो देखो इस पे गिरी है, तो ये लो, ये नॉर्मल, सॉरी थोड़ा सा अच्छे ढंग से बना लेना बेटा, ये लो, ये इसके साथ 90, तो देखो ये R2 होता है। अब आप बोल रहे हो कि लाइट रे ऐसे गई होगी, देखो इससे बाहर निकली है विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी ना, ये होगा, यही तो बोल पा रहे हो ना आप। चलो देख लेते हैं कैसा होगा यहाँ पे। तो ये सेकंड सरफेस है, तो सेकंड पे मैं लो लगाऊं स्नेल का, तो देखो लाइट रे इस मीडियम से जा रही है, किससे √2 वाले से, √2 से 1 में, तो इसका अपवर्तनांक √2, फिर साइन, ये गुणा साइन क्या है R2 इज इक्वल, ठीक है बेटा, √2 साइन R2 इज इक्वल, इसमें गई है एयर में, तो एयर का 1 और साइन E, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो हम जानते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल क्या होता है A। R1 हमने क्या निकाला था बेटा 30 निकाला था, तो R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 30 लिख दिया, प्लस ये क्या है R2, R1 निकाल चुके हैं, R2 ये A कितना है क्वेश्चन में अपने को दिया है ना 75 डिग्री, तो यहाँ से R2 ये 75 है, ये 30 इधर भेज दो, ये लो, तो R2 कितना हुआ बेटा 45 डिग्री, ये था R2। यहाँ से अपने पास R2 भी आ गया, तो इसमें रख दो, देखो √2 साइन R2 की जगह 45 डिग्री, और यहाँ पे 1 इंटू साइन ई क्या होगा साइन ई। अब देखो ये √2 है, इंटू में साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना, और इधर साइन ई, √2 से √2 चला गया, यहाँ से साइन ई कितना आ गया 1, ये लो साइन ई कितना आ गया 1 आ गया, और साइन का मान 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ई कितना आ गया अरे 90 डिग्री आ गया। तो क्या ये बात सही है नहीं, क्योंकि सुनो ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, और ये नॉर्मल इस सतह के क्या है लंबवत, तो ये लाइट रे बाहर नहीं ऐसे जाएगी, इस बार यो ऐसे ये बनाएगी 90 ई, यहाँ पे ये बनाएगी। ये कौन सी बात हो गई रे, सुनो ध्यान से, देखो लाइट रे इससे इसमें जा रही थी सघन से विरल में,
TIR वाली बात समझो बेटा, ये कांच है, इससे लाइट रे ऐसे गई और ये एंगल जब IC हो यानी क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण हो, तभी तो अपवर्तित प्रकाश किरण ऐसे अभिलंब के लंबवत होती है। तो देखो ये आपतित किरण है, लेकिन ये देखो अपवर्तित प्रकाश किरण ये है ना, और ये अपवर्तित प्रकाश किरण इस अभिलंब के लंबवत नहीं है क्या? ये अपवर्तित प्रकाश किरण इस अभिलंब के लंबवत है, तो वो वाला ही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे R2 है ना बेटा, वो किसके बराबर है रे? IC के, क्रिटिकल एंगल के बराबर है बेटा, क्योंकि ये आपतित किरण, ये अभिलंब, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तभी अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की क्या होती है? लंबवत। प्रूफ भी दे देते हैं आपको। मैंने एक फॉर्मूला करवाया था क्रांतिक कोण को लेके, sin IC इज इक्वल 1/nm। बेटा आपको अपवर्तन अच्छे से आ रहा है तभी ये होगा, क्योंकि ये अपवर्तन ही है, बस थोड़ा सा टफ रिफ्रैक्शन है, यानी कठिन अपवर्तन है। ये है तो ये क्या? अपवर्तन ही। हाँ अब बताओ, यहाँ से nm बोले तो मीडियम का अपवर्तनांक, तो nm यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है ना बेटा। तो sin IC इज इक्वल 1/nm की जगह क्या रखो रे? √2। 1/√2 कितना होता है? sin 45 का मान होता है, तो यहाँ से IC क्या आया रे? 45 डिग्री, और यहाँ से देखो R2 भी तो 45 था, तो जो आपतन कोण था वो क्रांतिक कोण के बराबर था ना बेटा, तो E 90 आ गया। E आ गया अपना। डेल भी ऐसे निकाल सकते हैं। डेल क्या होता है बेटा? I प्लस E माइनस A, तो ये डेल्टा क्या होगा? I कितना है? 45, ये क्या है बेटा? 45 डिग्री, प्लस E कितना है? ये रहा रे, E कितना है? 90 डिग्री, माइनस A कितना है? 75 डिग्री, ये तो ये 75, ये 30, और ये डेल्टा कितना आया? 60 डिग्री आया। कैसे? सुनो, इस लाइट रे को जाना ऐसे था, जाना था कि नहीं? देखो ऐसे जाना था, ऐसे, लेकिन ये चली कैसे गई? यूं। जाना ऐसे था, चली यूं गई, तो ये से ये यानी ऐसे, और यही तो विचलन कोण है कि निर्गत किरण आपतित की दिशा के साथ यही तो एंगल बना रही है। ये कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। 90 मत समझ जाना, 90 तो ये वाला है नॉर्मल, ये और ये समांतर थोड़ी है, ये तो आगे काट जाएगी। 60 तो है, लेकिन सुनो ऐसे हैं, तो क्या है ये? क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन था बेटा, और यहाँ पे 90 डिग्री वाला फील आया। ठीक है, आप इसको छापो। हाँ पूरा क्वेश्चन, हाँ इस बार है ना डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना है ना। 1 घंटा 13 मिनट की क्लास हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अपन आगे से आगे ऐसे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली है नहीं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे छाप लो। आपको, मुझे तो लग रहा है बेटा क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। हाँ धीरे धीरे टफ लेवल लेके आएंगे। ये तो 12th लेवल था रे, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये लेवल था 12th लेवल, लेकिन अब देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। क्या आने लगे हैं बेटा? बड़े अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। अब ध्यान से सुनो क्या है अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जो अभी मैंने बताया वो क्लास में ही बताया जाता है, लेकिन अब जो मैं बातें बताऊंगा एडवांस लेवल की, आप बोल सकते हो जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट वाले भी पूछे जा सकते हैं ना। तो सुनो, ये नहीं, फिर से साफ करना पड़ेगा यार, है ना। ये देखो, इस बार देखो बेटा जी, जो प्रिज्म है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एंगल अपने को दे दिया 150 डिग्री, ये एंगल दे दिया अपने को 15 डिग्री, और ये एंगल अपने को दे दिया 15 डिग्री। देख लो, एक त्रिभुज 150 और 30 180 होता है, सही है, दे दिया। अब देखो यहाँ पे जो लाइट रे ऐसे गिरी, इस पे यूं,
चलो थोड़ी ऊपर गिरा देते हैं ऐसे, ऐसे जो लाइट रे गिरी है, और ये अपवर्तक सतह, तो नॉर्मल तो इसके ऐसे 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 लंबवत, तो ये एंगल इसने दे दिया 60, यानी आपतन कोण इसने दे दिया 60 डिग्री। सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये इसने 60 दे दिया बेटा, तो क्या होगा बताओ। थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें एंगल वगैरह काफी मेजर किए जाएंगे ना, तो फिर अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, बड़ा बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा, वरना फिर एंगल वगैरह मिक्स हो जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, इस बार ठीक फील आएगा। ये 60 डिग्री दे दिया, ये अपने को कितना दे दिया 150, ये कितना दे दिया 15 डिग्री, ये कितना दे दिया 15 डिग्री, और यहाँ पे अपने को अपवर्तनांक दे दिया √3, और रखा किस में गया है एयर में। यहां से आप बेटा E निकालो और डेल्टा निकालो, पोज करके निकालना, और नहीं निकाल पाओगे क्योंकि बेटा अपन फालतू का माइंड लगाते नहीं है ना, अपने पास सीधे फॉर्मूले होते हैं, वहां से निकाल लेंगे और आ जाएगा। लेकिन यहां कहानी बदलेगी बेटा, सीधा वैसे नहीं आएगा। मैंने बोला है बेसिक आना चाहिए आप में, और ये भी बोला है कि ये कठिन अपवर्तन है, प्रिज्म बाकी कुछ नहीं है, अपवर्तन का ही एक पार्ट है बेटा, ठीक है। तो अपने को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो, फिर इस लेवल का एक क्वेश्चन आपको और दे दूंगा मैं, ये पहले समझ लो। इस लाइट रे को आपको देख रहे थे, जाना ऐसे था, देखो ऐसे जाना था, लेकिन देखो एयर से किस में जा रही है ग्लास में, यानी विरल से सघन में, तो यो, लेकिन ये देखो ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ये लो ऐसे चली गई, फिर ऐसा ही तो होना था, नहीं समझे, ऐसा ही होना था। देखो ये क्या है फिर R1, देख लो अपवर्तित किरण है, ये क्या है R1, तो ये फर्स्ट सरफेस है ये वाला, ठीक है, क्या ये फर्स्ट सरफेस है, तो क्या करोगे बताओ, कुछ तो करेंगे। तो फर्स्ट सरफेस पे क्या करोगे, स्नेल का नियम लगा देंगे बेटा, तो इसका अपवर्तनांक कितना है 1, यहां का अपवर्तनांक, तो साइन एंगल भी यहीं का कितना 60 इज इक्वल, इससे इसमें यानी √3 वाले में तो √3, और यहां पे साइन R1, नहीं समझे बेटा। अब देखो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, इनटू में 1 तो 7, इधर बेटा √3 साइन R1, √3 से √3, तो देखो यहां से साइन R1 क्या बचा बेटा 1/2 बचा है कि नहीं, यानी यहां से R1 कितना आया है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 ही हाफ होता है बेटा, R1 आ गया 30। अब सुनना मेरी बात, जब ये एंगल हो जाए बेटा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाए 30 डिग्री, डायग्राम इसीलिए मैंने बड़ा बनाया था, तो देखो ये नॉर्मल है ये वाला, ये टोटल कितने का है, देखो ये नॉर्मल इसके साथ टोटल 90 का बना रहा है, आप भी जानते हो, तो देखो ये टोटल 90 का बना रहा है, ये 30 का, क्योंकि ये इसके साथ ये 30, ये टोटल 90, तो ये कितना बचा रहे 60। अभिलंब के साथ ये टोटल 90, ये 30, तो ये कितना बचा फिर 60, क्योंकि 60 और 30 ही तो 90 होता है, सही है, हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, जहां जहां ये घूमे देखो, ये भी एक ट्राइंगल नहीं है क्या रे, ये है कि नहीं, ये एक ट्राइंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्या बेटा 180 से ज्यादा हो सकता है, 180 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, जानते हो आप। लेकिन देखो इस त्रिभुज के दो कोण ही देख लो, एक तो 150, एक 60, 150 और 60 210, ये क्या है
त्रिभुज के दो कोण ही 210 के हैं, तीसरा मिलेगा तो क्या पता 360 पे पहुंच जाएगा ना, नहीं पहुंचेगा। ये लॉजिक गलत है। इस बार लाइट रे ऐसे जाएगी नहीं बेटा, ठीक है, प्योर ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं है, मैथ्स है बस। इस बार बेटा लाइट रे ऐसे जाएगी नहीं, क्योंकि ऐसे जाएगी तो रूल फॉलो हो ही नहीं रहा। त्रिभुज का ये एंगल 180 से ज्यादा आ रहा है, तो फिर क्या होगा फिर? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ये लाइट रे जो ऐसे गई थी, ये वाली, ये ऐसे नहीं जाएगी। अब ये लो, क्या सर क्या बता रहे हो? हाँ, अब मेरी बात सुनो, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये लाइट रे यूं जाएगी बेटा, ऐसे, ये लो। और ये क्या था? नॉर्मल। और ये जो R2 था ना, ये कितना था? 30 डिग्री, ये नॉर्मल था। तो फर्स्ट सरफेस को लेके स्नेल का नियम अपन लेके R1 निकाल चुके हैं, सॉरी हाँ ये R1 ही था रे, R1 अपन निकाल चुके हैं। तो ये लाइट रे अब हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ये 150 है, ये कितना है? 60, ये 210 है, ये 200 क्या है? 10। लेकिन अब तो त्रिभुज वाली बात ही नहीं है, ये देखो एक चतुर्भुज बन गया ना इधर, यूं जाके, या ये भी देख लो, 1 2 3 4, अब हो सकता है। तो लॉजिक सही लगाना है बेटा, बगैर सोचे समझे ऐसा मत कर देना, सवाल आपका नहीं बनेगा फिर, लॉजिक सही होना ही चाहिए। अब बन जाएगा, देखो ये लाइट रे अपवर्तक सतह के इस पॉइंट पे गिरी है, तो यहाँ पे नॉर्मल खींचो ये, और नॉर्मल इसके साथ 90 का बना रहा है, आपको पता है ना, इसके साथ ये 90 का बना। अब मेरी बात सुनो, ये नॉर्मल था, इस सतह के साथ ये नॉर्मल कितना बना रहा है? देखो ये सतह, ये नॉर्मल, ये बना रहा है 90, नहीं समझे? समझ गए क्या? ये बना रहा है बेटा 90 का, ये बना रहा है R1 कितने का? 30 का। तो देखो जो ट्राइएंगल जिसकी बात हो रही है, जो त्रिभुज जहां जहां घूमे, देखो ये त्रिभुज है ना बेटा, तो ये टोटल एंगल इसका कितना हो गया? 120 हो गया। 30 और 90 जानते हो, 30 और 90 120 हो गया। ये एंगल इसका कितना है? 15 डिग्री, तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। देख लो 120 और 15 और 45 60, तो 120 45 प्लस 15, इन तीनों को जोड़ो 180 आ रहा है ना इनको, तो ये एक त्रिभुज ही तो है। अब देखो इस सतह के साथ, इस सतह के साथ ये जो नॉर्मल है, ये 90 बना रहा है ना टोटल, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा रे? 45 होगा। तो सुनो, इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण है ना, इस पृष्ठ के लिए, और ये अभिलंब है, तो यहाँ पे आपतन कोण कितना है? देखो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ, यहाँ पे आई कितना है? ये 45। तो ये है सेकंड सरफेस। इस बार ये कौन सा है? सेकंड सरफेस। बहुत सारे लॉजिक आएंगे बेटा, देखते जाना आप। ये है बेटा जी सेकंड सरफेस, ऐसा। अब सेकंड सरफेस के अंदर क्या होगा? वही स्नेल का नियम, लाइट रे इससे इसमें जा रही है, तो देखो ये सघन है √3, यहाँ वायु है, तो जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब से ऐसे दूर हटेगी, तो इसका ये ई नहीं होगा क्या रे? जाना ऐसे था, ये अभिलंब है, लेकिन सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। रूल लगा दो रे। ये देखो इसके अंदर अपवर्तनांक √3 है इसका, तो √3 एंगल फिर ये आएगा सेकंड सरफेस पे, साइन क्या आएगा बेटा? 45। फिर देखो इससे इसमें गए, यहाँ पे एयर का अपवर्तनांक 1 साइन, और यहाँ पे क्या आया? ये ई, देख लो √3 साइन 45 1 साइन ई, स्नेल का नियम ही तो लगाया। अब साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये √3 और ये 1/√2, 1 को साइन ई से गुणा करो साइन ई, तो √3 को 1/√2, ये देखो
ये कितना आएगा, अरे यहाँ से साइन ई आ गया बेटा √3/√2। देख लो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यानी साइन ई है ना, ये बड़ा आ गया किससे, 1 से, क्योंकि ये मान 1 से बड़ा है। साइन ई √3/√2 आ गया और ये मान 1 से बड़ा है। फिर फंस गए ना बेटा, क्या साइन का मान 1 से बड़ा होता है रे? बोलो, नहीं होता। तो यहां फिर साइन का मान 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा, नॉट इक्वल। साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता, तो बेटा ये इसमें आएगी नहीं, तो इसमें ये आएगी नहीं, क्योंकि बाहर आ रही है साइन थीटा 1 से बड़ा हो रहा है, और साइन का मान मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से बड़ी होती नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, 1 होती मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये होगा बेटा, ये वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। ये क्या हुआ रे, काक से वायु यानी सघन से विरल में आना तो चाहिए, लेकिन वापस किस में चला गया, ये सघन में चला गया। ये क्या हुआ, TIR हो गया बेटा, सघन से विरल में जा रहा है तो क्या हो गया, TIR हो गया। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जितना I होता है उतना ही R होता है, तो ये भी तो इसका 45 डिग्री है। नहीं समझे भैया, बोलो समझ चुके हो। अब देखो, ये इसका 45 हो गया, यहां से आप कुछ समझ चुके हो कि ये जो 45 है ये IC से क्या है रे, सॉरी 45 डिग्री है वो IC से बड़ा है, क्योंकि जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, ये बड़ा होता है, तभी वो उसी माध्यम में वापस लौटती है। TIR में हम देख चुके हैं, ठीक है बेटा। अब देखो साइन IC कितना होता है रे, 1/nm, तो साइन IC कितना है, 1/√3। देख लो, साइन IC 1/√3 है। नहीं समझे बेटा, nm का मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक, और माध्यम का अपवर्तनांक अपने को दे रखा है ना √3, ये साइन IC का मान है। और साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, 1/√2। तो जो 1/√2 है वो बड़ा नहीं है क्या इससे? देखो साइन IC का मान 1/√3 है और साइन 45 का 1/√2, यानी यहां से आप देखोगे तो साइन IC से बड़ा होगा साइन 45। क्यों? क्योंकि साइन 45 का जो मान है ना बेटा, वो साइन IC से बड़ा है। ये देखो, ये मान बड़ा है तो कोण भी तो बड़ा होगा, तो यहाँ IC से बड़ा होगा 45 डिग्री। मैंने बोला था ना रे, 0 डिग्री से 90 की ओर जाओ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मान बढ़ेगा, तो मान इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये थीटा ज्यादा है, यानी 45 ज्यादा है। तो देख लो IC से 45 बड़ा है, तभी तो इस मीडियम में आई है रे। अब देखो, अब इसका नॉर्मल बनाओ ऐसे, ये तो देखो इस सतह पे, और ये अभिलंब है जो इसके साथ 90 का बना रहा है। तो देखो इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण नहीं है क्या, तो इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण इसके साथ जो एंगल बना रही है उसको अपन R2 बोलते हैं ना रे। कुछ भी बोल दो, R3 बोल दो, यहाँ पे R2 बोल रहे हो तो आज ये वायर अपनी जगह ही बार बार गिर रहा है ना बेटा। एक क्वेश्चन आपको भी ऐसा करना है, कोई बात नहीं। अब इस लाइट रे को जाना ऐसे था, ऐसे ही तो जाना था, क्योंकि सघन से किस में जा रही है, विरल में जाना ही होता, लेकिन इस अभिलंब से ये दूर हटेगी। लेकिन अपने को अपन जानते हैं जाना ऐसे था, लेकिन इस अभिलंब से ये दूर हटेगी ऐसे, और ये इस अभिलंब के साथ क्या बनाएगी, E। अब अपना टारगेट है बेटा E, और E तभी आएगा जब आपको R2 पता होगा। R2 तो बड़ी आसानी से पता होगा बेटा, कैसे, सुन लो सुन लो। ये अभिलंब है, इस तय के साथ टोटल 90 बना रहा है, ये 45, तो ये बचा है वो भी 45। अब ध्यान से सुनो, ये एक ट्राइंगल है ना, तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये 45 है, प्लस में ये 15 है,
45 और 15 कितना हो गया 60, और ये पूरा एंगल कितना होगी, ये टोटल 180 हो जाए। तो 45 15 60 प्लस 120, 100 क्या हो जाता है 80 हो जाता है। तो 45 15 और ये टोटल कितना है 120 है। नहीं समझे बेटा? अब इसको जोड़ो, तीनों का योग 180 आ रहा है। अब देखो ये पूरा तो 120 का है, लेकिन देखो ये जो अभिलंब है ये वाला, ये अभिलंब ये इतना बना रहा है, अभिलंब इस तय के साथ कितना बना रहा है 90, तो ये पूरा 120 है, तो ये अभिलंब इसके साथ 90 बना रहा है, तो ये कितना बचेगा 30 ही तो बचेगा रे। 30 प्लस 90, 30 90 ही तो 120 होता है। तो यहां से आपका R2 क्या आ गया बेटा, R2 आ गया आपका 30 डिग्री। ये नहीं समझे? बोलो, नहीं समझे ना बेटा? ये कितना आ गया R2 30 आ गया। अब देखो ये थर्ड सरफेस है, इस थर्ड पे स्नेल का लॉ लगाएंगे, तो देखो बेटा जो थर्ड है इस पे लगा दो स्नेल्स लॉ, तो कैसे आएगा ये थर्ड पे, सुन लो, सुना रहा हूं। थर्ड पे देखो ये है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक कितना है √3 है, तो सुनो ये आया बेटा जी √3 आ गया बेटा। ये कितना आ गया यहाँ पे √3, इसका अपवर्तनांक √3। साइन क्या आया बेटा R2, √3 साइन R2। इससे इसमें गए, इसका अपवर्तनांक 1 है बेटा, इसका अपवर्तनांक 1। यहाँ पे एंगल E, साइन E। अब आप बोलोगे सर अब वापस नहीं मुड़ी, क्योंकि साइन 30 से साइन IC बड़ा है, तो IC 30 से तो बड़ा है। और जब भी कांच की बात हो और एंगल 45 के आसपास आ रहा है, किसी कांच की बात हो एंगल 45 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो लगभग ये चांस रहेगा बेटा कि वो IC से बड़ा मिलेगा, TIR होगा, याद रखना। लेकिन यहाँ तो 30 है, तो 1 और साइन ए, √3 साइन R2 1 साइन ए। ये तो ये देखो √3 साइन R2 कितना है, R2 कितना है बेटा 30 डिग्री, और इधर साइन E, क्योंकि 1 इंटू ये साइन 30 कितना होता है √3, और साइन 30 होता है 1/2। इधर से साइन E, इसको मल्टीप्लाई करो तो साइन E √3 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा बेटा √3/2। यहाँ से E आ गया 60 डिग्री, E कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ से हमने E निकाल लिया बेटा 60 डिग्री। अब आप बोलोगे सर निकाल लो ना I प्लस E माइनस ए, डेल आप बोलोगे कि निकाल लो सर I प्लस E माइनस ए, निकाल लो सर निकाल लो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला हर जगह क्वेश्चन फॉर्मूले से बने, ये जरूरी नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। तो मैंने जब आपको डेरिवेशन करवाया था तो मैंने ये नहीं बोला था क्या कि वहां पे 2 पृष्ठ लिए थे, तो इसके द्वारा उत्पन्न विचलन कोण Δ1, इसके द्वारा Δ2 था, तो उन दोनों के योग के बराबर। लेकिन यहाँ पृष्ठ कितने हैं 3 पे लाइट टकराई है, इस पे अरे यार क्या इलाज करें इसका, है ना। चलो इस बार नहीं लेगा ये, हाँ अब इलाज हो गया इसका। अब देखो एक बार यहाँ विचलित हुई, 2 बार 3 बार, है कि नहीं। तो E अपना आ गया, इसको मैं साफ कर दूं बेटा 60, और ये हाँ पोज करके छाप लेना। अब तो थोड़ा बैक करके ही छापोगे ना, क्योंकि मैंने मौका नहीं दिया आपको छापने का। अब देखो बेटा जी आज का वीडियो मेरे को लग रहा है लंबा है, तो थिन प्रिज्म की वीडियो मैं ऐसे 30 मिनट के अप्रोक्स लेके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, अपन प्रिज्म की 3 वीडियो बना देंगे। अब देखो हाँ थिन प्रिज्म फिर मैं बाद में ही करवाऊंगा ना आपको। अब देखो ये आ गया R2 और ये आ गया, ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, डेल चाहिए, Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3, ये विचलन कोण है। अब देखो Δ1 पहले पृष्ठ पे, देखो पहले पृष्ठ पे लाइट को जाना ऐसे नहीं था क्या रे, जाना ऐसे था, लेकिन ये यो ना जाके ऐसे जा रही है ना, तो यहां से ऐसे विचलित हो गई, तो Δ1 ये नहीं है क्या रे विचलन कोण, यही तो है।
जाना यूं था लेकिन ऐसे, डेल्टा वन पहले पृष्ठ के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। डेल्टा वन कितना है सुनो, ये कितना होगा डेल्टा वन, ये कैसे निकालोगे? अब आराम से निकाल सकते हो ना, कैसे सुनो, ये और ये देख लो, सॉरी ये बराबर है, ये और ये जो नॉर्मल वाला ये बराबर है, ये कितना है इधर 60 है, नहीं समझे, ये 60 है। तो देखो ये अभिलंब ऐसे था, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, तो ये 60 तो ये भी 60, बेटा मामला यूं है, आप बना के देख लेना, तो ये 60 तो ये भी 60, तो ये 60 है, इधर कितना है बेटा, ये डेल्टा वन है, ये रहा, डेल्टा वन प्लस में ये नहीं है क्या रे, डेल्टा वन प्लस में R1 है, और R1 कितना है 30, तो प्लस 30। आपको याद होगा डेल्टा वन अपन ऐसे ही निकालते थे, I माइनस R1, मैंने वहां पे बताया है, तो I कितना है 60 और R1 कितना है 30, तो यहां से डेल्टा वन कितना होगा, I कितना है 60, R1 कितना है 30, देख लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा वन, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, यानी ये कितना है 30 डिग्री, और किधर है इधर, यानी यूं क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा वन यहाँ पे कितना है बेटा 30 डिग्री, और ये क्या है क्लॉकवाइज। जेईई मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये बेटा। अब देखो यहाँ पे देखो, इस लाइट रे को जाना ऐसे था, देखो इस पृष्ठ पे जो लाइट रे गिरी, यही तो गिरी है ना बेटा, ये वाली, इस लाइट रे को जाना ऐसे था, लेकिन ये यों नहीं गई, ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई, यों चली गई। तो देखो जाना ऐसे था, चली यों गई, तो इसका विचलन ये नहीं है क्या, इसको बोलेंगे डेल्टा टू। जाना ऐसे था, चली यों गई, यानी इसका विचलन ये नहीं है क्या, डेल्टा टू, यों हुई है। देखो ये क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है डेल्टा टू, लेकिन डेल्टा टू है कितना, ये भी देखेंगे। सुनो, ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, और ये सरल रेखा टोटल कितना बनाती है 180 का, ये टोटल कितना बनाती है 180 का, ये वाली, तो ये 45, ये 45, ये टोटल कितने का है 90 का। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 का है, ये 45 और 45, ये भी कितना बचेगा 90 का, तो यहां से देखो डेल्टा टू भी कितना आएगा 90 डिग्री, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ये डेल्टा टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब मेरी बात सुनो, ये लाइट रे ऐसे नहीं जा रही क्या रे, इस लाइट रे को जाना था ऐसे, देख लो ये वाले, और ये चली कैसे गई यों से ये यों चली गई, यानी इतना ऐसे घूमी है। जाना तो देखो इस लाइट रे को ऐसे था, और ये चली यों गई, यानी इतना घूमी है। यहाँ पे मामला है क्लॉकवाइज का, यहाँ किसका मामला है एंटी क्लॉकवाइज का। तो ये इतना घूमी, तो फिर क्या है, अभिलंब का कोई रोल है नहीं इसमें। ये डेल्टा टू है, नहीं डेल्टा थ्री है, तो यहाँ से क्या था डेल्टा क्या था रे, वो टू वहां से निकाला था, E माइनस R2 नहीं था क्या रे, कि ये कंप्लीट E है, इससे ये R2 निकाल दो, तो ये बच जाएगा डेल्टा टू। पीछे वाला वीडियो देख लो मेरा, पीछे वाला क्या आज ही करवाया है। E माइनस R2 ऐसे करो, देखो ये लाइट रे, इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाओ, यूं इसको ऐसे जाने दो, ये E तो ये भी E, तो ये R2 तो ये डेल्टा टू, ऐसे करके ये आता है। तो यहां से E कितना है 60 है, R2 का मतलब ये कितना है 30 है, ये डेल्टा थ्री है ना रे यहाँ पे, तो E माइनस R2, E 60 है, R2 कितना है 30 है, तो डेल्टा थ्री 60 माइनस 30 कितना आएगा, 60 माइनस 30 कितना आएगा बेटा 30 डिग्री, और कौन सा है क्लॉकवाइज। ऐसे जोड़ दो, ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 30 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। 30 और 30 60, 60 तो क्लॉकवाइज है, और
90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 माइनस 60, 30 डिग्री क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, होना क्या है इसमें, जो हुआ है वो आपके साथ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल घटते हैं, ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ कितने टाइम की हो गई ना अपनी, एक क्वेश्चन और करवाएं क्या, 1 घंटे 40 मिनट की हो गई यार। तो जो क्वेश्चन है ना एक 15 डिग्री लेके, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, वो आपको घर से करके लाना है, जो मैं क्वेश्चन बताऊं वो आपको घर से करके लाना है बेटा। वो क्वेश्चन कौन सा है सुनो, बता देता हूँ। जो मैं और भी बता रहा था उसमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको घर पे करके लाना है, ये होमवर्क, और इसका आंसर कमेंट में दोगे बेटा। 120 ये, और ये 30 डिग्री, और ये भी क्या है 30 डिग्री, इसका अपवर्तनांक वही √3, ये भी 60 है, बस फर्क इसका है, अपवर्तनांक √3 60, इधर क्या है एयर। हाँ सॉरी, एक बात मैंने आपको नहीं बताई पीछे वाले में, लाइट रे ऐसे नहीं गई थी क्या, लास्ट ई, और इसको जाना कैसे था, ऐसे था। देखो जब स्टार्ट से गिरी फिर ऐसे गई जो भी है, लेकिन स्टार्ट में ऐसे गिरी, इसको जाना ऐसे था, लेकिन ये चली हो गई यानी ऐसे, तो ये था बेटा इसका, इसमें नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। अच्छा सॉरी बेटा, वो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ ना, मैंने लास्ट में वहां पे ये क्वेश्चन लिख लो पहले आप, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्शन ध्यान में नहीं दी, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो लाइट रे कहां जाएगी रे, ऊपर की ओर। बता देता हूं, ये था, ये फिर ये ऐसे गिरा था, नॉर्मल भी क्या था बेटा, ऐसे बनना था, सॉरी हाँ, इसका नॉर्मल ऐसे बनना था, और लाइट रे को कैसे गिरना था, ऐसे गिरना था बेटा, यूं ऐसे गिरी थी, तो मैंने वो नॉर्मल गलत बना लिया था ना, क्योंकि ये था और अपन ने नॉर्मल कैसे बना लिया था, ऐसे, तो लाइट रे इधर जानी चाहिए थी, देख लो। तो अब ये लाइट रे ये वाली जाना यूं चाहती है ना, ऐसे देख लो, यहाँ 30 डिग्री है, वो 150 वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया ना एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्मल, तो लाइट रे जाना यूं चाहिए थी, लेकिन देखो ये यहां से सघन से किस में जा रही है, विरल में, तो इस अभिलंब से ये इधर दूर नहीं हटेगी क्या, तो ये दूर हटेगी, तो जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई तो यूं नहीं जाएगी क्या, और इसकी दिशा ये नहीं थी क्या रे, जाने की दिशा ये थी, लेकिन यूं से यूं हो गया ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जाना ऐसे था लेकिन एंटी क्लॉकवाइज की ओर विचलित हो गई। अरे बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने अभिलंब की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो चीज़ सही कर लेना, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और हम ऐसे ही आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे।